हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 23 जुलाई 2026। आइए बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि इसमें इसमें 2-4 न्यूज़ से लिया गया है दोस्तों। द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, जनसत्ता से, लाइव हिंदुस्तान से, नवभारत टाइम्स से और पीआईबी से लिया गया। तो पहला न्यूज़ पीआईबी से लिया गया है दोस्तों कि इसमें क्या बोला गया है कि इसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिया गया है पीटी प्लस मेंस का, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं पहला न्यूज़ क्या है कि पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन या पीआईबी से लिया गया है कि प्रधानमंत्री ने देश के युवा के कल्याण और परीक्षाओं की सुचिता बनाए रखने के लिए पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य दोषियों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करना और यूपीएससी और पीसीएस स्टेट के लिए इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं सिलेबस से, शासन व्यवस्था, न्यायपालिका और जनहित से जुड़े मुद्दे को। कि पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों या एफटीएससी के संदर्भ में फास्ट ट्रैक के बारे में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और से डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद और डिटेल से पढ़ेंगे इसका आंसर राइटिंग। उसके बाद कि भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों एफटीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन पूरी तरह से केवल राज्य सरकारों के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली में देरी को कम करना और संवेदनशील मामलों का त्वरित निपटाना करना है। इसका पहला गलत हो जाएगा, इसका आंसर केवल दूसरा हो जाएगा दोस्तों। कि इसमें ये नहीं बोला गया केवल राज्य सरकार के विवेक अधीन पर निर्भर करता है। इसमें केंद्र या राज्य दोनों की भूमिका होती है। इसमें आइए पढ़ते हैं इसके बारे में व्याख्या कि केंद्र सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर योजना के तहत जैसे पॉक्सो या विशेष अपराधियों के लिए वित्तीय सहायता देकर एफटीएससी का स्थापन करती है। तो उसमें दूसरा सही है। आइए इसके फास्ट ट्रैक के बारे में और सी डिटेल से पढ़ते हैं। इसका पहले क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग, मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के बार होने वाले पेपर लीक न केवल युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालते हैं बल्कि प्रशासनिक खाक को भी ठेस पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के निर्णय के महत्व और इसकी संभावित चुनौतियों की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 और 10 अंक का। आइए इसके बारे में और से पढ़ते हैं कि पेपर लीक युवाओं के मानसिक और आर्थिक शोषण के साथ साथ लोक सेवा आयोग की राख पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस पृष्ठभूमि में फास्ट ट्रैक अदालतों एफटीसीए का गठन न्याय प्रणाली में त्वरित सुधार की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। महत्व क्या है कि त्वरित न्याय में देरी से युवाओं का मनोबल टूटता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करेगी। निवारण प्रभाव या डिटेरेंस, दोषियों को शीघ्र सजा मिलने से शिक्षा माफियाओं और बिचौलियों में डर पैदा होगा और विश्वास की बहाली, प्रशासनिक और परीक्षा प्रणाली के प्रति जनता और अभियोजकों का भरोसा पुनः मजबूत होगा। और संभावित चुनौतियां क्या है? बुनियादी ढांचे की कमी, अदालत में पहले से ही न्यायाधीशों के पद रिक्त है और आवश्यक तकनीकी का अभाव है और कम दोष सिद्धि दर, मजबूत डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में त्वरित अदालतों में मामले कमजोर हो सकते हैं और जांच में देरी, यदि पुलिस या विशेष जांच दल एसआईटी समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो अदालतें त्वरित फैसला नहीं दे पाएंगी। को निष्कर्ष क्या है? फास्ट ट्रैक अदालतों पेपर लीक रोकने की दिशा में एक प्रभावी उपकरण है, बशर्ते इन्हें पर्याप्त संसाधन या स्वतंत्र जांच का सहयोग और तकनीकी सुरक्षा जैसे ब्लॉकचेन और एआई निगरानी का सुदृढ़ बैकअप मिले। ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन क्या है कि भारत पनामा समुद्री साझेदारी, इंडिया पनामा मैरीटाइम पार्टनरशिप। क्या है समाचार में कि भारत और पनामा ने समुद्री सुरक्षा, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास और रसद लॉजिस्टिक पर केंद्रित एक नई समुद्री साझेदारी का रूपरेखा तैयार की है। पनामा को लैटिन अमेरिका के लिए भारत का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार माना गया है और यूपीएससी और पीसीएस के लिए इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध और जीएस पेपर 3 की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। तो पहला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसके बारे में और से डिटेल से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पनामा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पनामा जल मरुमध्य स्टेट या इस्थामुस और पनामा जल मरुमध्य प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर को जोड़ता है और पनामा की सीमाएं उत्तर में कोस्टा रिका और दक्षिण में कोलंबिया से लगती है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ए और बी दोनों होता है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि दोनों भौगोलिक रूप से सत्य है। पनामा नहर वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है जो भारत के पोत परिवहन और समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लैटिन अमेरिका देशों के साथ भारत के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों के विस्तार में पनामा एक प्रवेश द्वार, गेटवे की भूमिका निभा सकती है। भारत पनामा समुद्री सहयोग, आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 250 और 15 अंक है। कि आइए पढ़ते हैं इसके। पनामा अपनी अद्वितीय भौगोलिक अवस्थिति या ज्योग्राफिकल लोकेशन है। पनामा नहर, पनामा कैनाल के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। हाल के वर्षों में भारत ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एलएसी के क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को तेज किया है, जहां पनामा भारत के लिए इस पूरे महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक प्रवेश द्वार, गेटवे के रूप में उभरा है। और आर्थिक निहितार्थ, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कि बाजार तक सुगम पहुंच या पनामा को आधार बनाकर भारतीय कंपनियों पूरे लैटिन अमेरिका बाजार या विशेषकर मर्कोसुर और प्रशांत गठबंधन देशों तक आसानी से पहुंच सकती है। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब क्या है? पनामा का कोलोन फ्री जोन कैरिबियन में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। भारतीय फार्मास्यूटिकल या ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग यहाँ अपने वितरण केंद्र स्थापित कर परिवहन लागत और समय को कम कर सकते हैं। व्यापार विविधीकरण, भारत इस क्षेत्र में कच्चे तेल, तांबा, कृषि उत्पादों आयात बढ़ा सकता है, जिससे मध्य पूर्व पर भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी। सेवा क्षेत्र का विस्तार, पनामा के
सुदृढ़ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का लाभ उठाकर भारतीय आईटी वित्तीय सेवाएं वहां अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकती है। रणनीतिक निहितार्थ स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, समुद्री डोमेन या जागरूकता एमडीए, भारत पनामा के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझाकरण समझौता गैर सैन्य वाणिज्य जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद करता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, पनामा के साथ मजबूत संबंध भारत को लैटिन अमेरिका में अपनी सॉफ्ट पावर और ग्लोबल साउथ का आवाज के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने का अवसर देते हैं। चीन के प्रभाव का मुकाबला, लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पनामा के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। बहुपक्षीय मार्चों पर सहयोग क्या है कि संयुक्त राष्ट्र, UN या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुधार के लिए पनामा भारत के रुख का समर्थन कर सकता है। तो चुनौतियां क्या है कि भौगोलिक दूरी, भारत और लैटिन अमेरिका के बीच के अत्यधिक दूरी के कारण लॉजिस्टिक लागत अभी भी एक चुनौती है कि जल विद्युत संकट या पनामा नहर, जलवायु परिवर्तन जैसे अल नीनो के कारण पनामा नहर पानी के स्तर का कम होना जहाजों में आवाजाही को बाधित करता है। और सीमित कनेक्टिविटी, दोनों क्षेत्र के बीच सीधे उड़ान या सीधे शिपिंग की मार्ग कमी व्यापार की गति को धीमा करती है। निष्कर्ष में पनामा केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका के विशाल बाजारों को ऑनलाइन करने की एक रणनीतिक कुंजी है। और भारत पनामा समुद्री सहयोग और गहरा करके भारत न केवल अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर सकता है बल्कि अपनी आर्थिक कूटनीति या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री इतिहास लिया गया, इतिहास या संस्कृति कि चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती की समाचार। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम के दो महानायकों अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस टॉपिक को GS1 या भारतीय आधुनिक इतिहास या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर जोड़ सकते हो। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। समाजवाद, केसरी अंग्रेजी में, मराठा या मराठी में, सार्वजनिक गणेशोत्सव या शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 युग में सही है। पहला गलत है, ये केसर अंग्रेजी मराठा, ये केसर मराठा में था लेकिन मराठा अंग्रेजी में नहीं था। इसका ये बोला गया कि इसमें केसरी अंग्रेजी में और मराठा मराठी, इसमें क्या बोला? केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। उसका उल्टा दिया गया दोस्तों। इसमें क्या केसरी क्या था? मराठा में था और मराठा अंग्रेजी में था। इसमें पहला में उल्टा दिया गया, केसरी अंग्रेजी में दिया है और मराठा मराठी में नहीं, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। तो 2-3 सही है। कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री की बैठक या 6 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग की 23 जुलाई 2026 को भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है कि जिसमें वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता और ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की घोषणा पत्र को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसको UPSC PCS स्टेट PCS के सिलेबस से जोड़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य नीति की मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे महामारी की तैयारी और डिजिटल स्वास्थ्य से निपटने में ब्रिक्स की समूह की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 व 10 अंक की है कि इसका ये पढ़ते हैं कि आंसर कि समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित है। सकारात्मक भूमिका क्या है? क्षमता है। वैश्विक स्वास्थ्य ढांचा, ब्रिक्स देशों ने महामारी की तैयारी के लिए टीका अनुसंधान विकास केंद्र, वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया। डिजिटल स्वास्थ्य, भारत के कोविन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जैसे मॉडलों को साझा कर ब्रिक्स देश सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और सस्ती दवाएं, ब्रिक्स विशेषकर भारत और चीन वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं या टीकों के सबसे बड़े उत्पादक हैं जो ग्लोबल साउथ के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सीमाएं और चुनौतियां क्या है? आंतरिक मतभेद, सदस्य देशों जैसे भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव या स्वास्थ्य एजेंडे पर सामूहिक सहयोग को धीमा करता है। वित्तीय बाधाएं, समूह के पास WHO की तरह स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए कोई समर्पित या बड़ा केंद्रीय कोष नहीं है। नीतियों में असमानता, सभी सदस्य देशों के घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य प्राथमिकता में भारी असमानताएं हैं। निष्कर्ष क्या है? ब्रिक्स में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को लोकतांत्रिक बनाने की अपार क्षमता है, लेकिन इसके लिए द्विपक्षीय मतभेदों से ऊपर उठकर संस्थागत फंड या ठोस रणनीतियों को मजबूत करना होगा। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रीलिम्स के लिए कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह सब नैनो सेकंड या सब नैनो सेकंड सटीकता के साथ डेटा ट्रांसफर और समय सिंक्रोनाइजेशन के लिए विकसित एक ओपन हार्डवेयर तकनीकी है। भारत सरकार ने इसे वन नेशन वन टाइम विजन के तहत बेंगलुरु में IST डिस्ट्रीब्यूशन या डिमॉन्स्ट्रेशन नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से केवल मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा में क्या बोला? मुख्य रूप से केवल मौसम पूर्वानुमान के लिए नहीं किया जाता है। इसका ये पढ़ते व्याख्या पढ़ते हैं। व्हाइट रैबिट तकनीकी बेहद सटीक या सब नैनो सेकंड समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करती है। भारत ने हाल ही में इसके जरिए अपने स्वास्थ्य वितरण नेटवर्क को मजबूत किया है। तीसरा गलत है क्योंकि इसका उपयोग दूरसंचार, पावर ग्रिड और रक्षा, वित्तीय बाजारों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है न कि केवल मौसम विज्ञान में। कि दूसरा प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिकल, अनुसंधान राष्ट्रीय या अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य बोला गया दोस्तों, जो सत्य नहीं है। इसका आंसर D हो जाएगा। इसमें पहला क्या? इसका उद्देश्य
देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की रणनीति की दिशा तय करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशाला या उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। सरकार हाल ही में इसके नियमों के तहत वैज्ञानिक परियोजना के मानव संसाधन प्रोजेक्ट स्टाफ दिशा निर्देशों को संशोधित कर रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पूरी तरह से एक निजी संगठन जो बिना किसी सरकारी सहायता से संचालित होता है। तो व्याख्या क्या है? एएनआरएफ भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक निकाय है जो देश में अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वित्तीय पोषण और गति प्रदान करता है। यह निजी संगठन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये असत्यपूर्ण हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। इसका बोला कि ये पूरी तरह से निजी संगठन, ये निजी संगठन नहीं है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक निकाय जो अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित गति प्रदान करती है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि समान अध्ययन जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हाल ही में लॉन्च की गई व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एक राष्ट्र एक समय वन नेशन वन टाइम की पहल भारत के रणनीतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में किस प्रकार गेम चेंजर साबित हो सकती है? चर्चा कीजिए। 150 शब्द में 10 अंकी है। उत्तर, रूपरेखा, मॉडल पेज, मॉडल आंसर की भूमिका क्या है? भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला RRSL में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी आधारित IST डिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क की शुरुआत का उल्लेख करते हैं। तकनीकी क्या है कि टेक्निकल इंपोर्टेंस की अल्ट्रा सटीक सिंक्रोनाइजेशन, यह नेटवर्क सब नैनो सेकंड स्तर की समय सटीकता देता है। विदेशी निर्भरता में कमी, GPS GNSS आधारित समय प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी जो साइबर हमलों या युद्ध के समय ब्लॉक की जा सकती है। कि रणनीति और आर्थिक प्रभाव, पावर ग्रिड सुरक्षा, ग्रिड फेल होने की घटनाओं को रोकने के लिए सटीक समय का होना अनिवार्य है। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट के शेयर बाजारों में होने वाली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या HFT में धोखाधड़ी और समय की विसंगतियों को रोकेगा। दूरसंचार, रक्षा, 5G और 6G नेटवर्क की मिसाइल प्रणालियों को रियल टाइम सटीक डेटा विनिमय की सुरक्षा मिलेगी। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन, यह तकनीकी भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2027 तक के लक्ष्यों की ओर से ले जाने तथा साइबर फिजिकल प्रणाली को मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। कि भूमिका क्या है कि हाल ही में भारत सरकार में बेंगलुरु व्हाइट रैबिट तकनीकी पर आधारित IST वितरण प्रणाली नेटवर्क का अनावरण किया है। यह एक राष्ट्र एक समय वन नेशन वन टाइम पहल को तहत राष्ट्रीय समय IST को पूरे देश में सटीकता से लिंक करने का रणनीतिक प्रयास है। रणनीतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए गेम चेंजर है कि सब नैनो सेकंड सटीकता, यह तकनीक नेटवर्क में एक सेकंड के आरबे यही से ये सब नैनो सेकंड जितनी सटीक समय सुनिश्चित करती है जो आधुनिक साइबर फिजिकल या प्रणालियों के लिए अनिवार्य है। भू राजनीतिक संप्रभुता, वर्तमान में भारत समय सिंक्रोनाइजेशन के लिए विदेशी या GPS GNSS पर निर्भर है। युद्ध या साइबर हमलों के समय में सिग्नल ब्लॉक किए जा सकते हैं। तकनीकी पूर्ण घरेलू सुरक्षा आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। कि तीसरा, आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय बाजार, शेयर बाजारों में हाई फ्रीक्वेंसी या ट्रेडिंग HFT के दौरान नैनो सेकंड की विसंगतियों से करोड़ों का वित्तीय फ्रॉड हो सकता है। यह पहल इसे पूरी तरह रोकेगी। कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, पावर ग्रिड, देशव्यापी ग्रिड को ब्लैकआउट या फेल होने की बचाना। दूरसंचार, 5G 6G नेटवर्क में डेटा पैकेटों के सुचारू या बिना रुकावट के हस्तांतरण या रक्षा, मिसाइल प्रणालियों और सैन्य सुरक्षा में रियल टाइम सटीक डेटा विनिमय। व्हाइट रैबिट तकनीक केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता का सुरक्षा कवच, एक विकसित भारत 2047 के तहत सुरक्षित रणनीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कि समान अध्ययन जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार से लिया गया है। कि भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रयोगशाला से निकालकर समाज और उद्योगों तक ट्रांसलेशनल रिसर्च पहुंचाना आवश्यक है। कि विज्ञान टेक 2026 के संदर्भ में इस अंतर विषय सहयोग इंटर साइंस इंटीग्रेशन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। 250 15 अंक है। कि रूपरेखा के मॉडल सैनों पर भूमिका, इंट्रोडक्शन के विज्ञान टेक 2026 और राष्ट्रीय वैज्ञानिक गोलमेज सम्मेलन NSRTC 2026 का संदर्भ, जहां विज्ञान और संचालित स्टार्टअप और अंत मंत्रालय सहयोग पर जोर दिया गया है। मुख्य चुनौती या कोर चैलेंज, भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कमी नहीं है बल्कि शोध को व्यवहारिक उत्पाद में बदलने और ट्रांसलेशनल इकोसिस्टम और विफलता के डर को छोड़ने का जरूरत है। कि अंतर विषय सहयोग की आवश्यकता हुआ है। इंटर साइंस इंटीग्रेशन, तो स्वास्थ्य और कृषि, वैक्सीन या जीनोमिक्स या खाद्य मिलावट जांच किट जैसे NIFT-EM के हालिया तकनीकी के लिए जैव प्रौद्योगिकी का डेटा विज्ञान मिश्रण आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन मिशन या डीप टेक नवाचारों को विभिन्न मंत्रालय के बीच तालमेल की आवश्यकता है। आगे की राह, अकादमिक संस्थानों स्टार्टअप के बीच स्पष्ट IP या बौद्धिक संपदा समझौते होना। शोधकर्ताओं के मूल्यांकन पैमानों केवल रिसर्च पेपर न होकर उनके द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप या पेटेंट होने चाहिए। और कंक्लूजन में है, भारतीय वैज्ञानिक परिस्थिति तंत्र की 2047 के राष्ट्रीय परिणामों को तय करेगा जिसके लिए अंतर संस्थागत बाधाओं को तोड़ने अनिवार्य है। कि न्यायिक सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्वेश्चन है। दूसरा, कि देश में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और पेपर लीक जैसे संस्थागत विफलताओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक स्वायत्त योग्य कदम है, लेकिन यह न्यायिक देरी का समस्या का समाधान नहीं बल्कि समालोचनात्मक विश्लेषण। 250 15 अंक है। कि आइए पढ़ते हैं इसके फास्ट ट्रैक के बारे में डिटेल से। कि फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC त्वरित न्यायालय के लिए एक प्रभावी तत्कालिक तंत्र है, लेकिन बुनियादी सुधारों के बिना ये भारत की दीर्घकालिक न्यायिक चुनौतियों का संपूर्ण समाधान नहीं बन सकते। भूमिका, हाल ही में सरकार द्वारा पेपर लीक जैसे संस्थागत अपराधों से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की गई। यह कदम देश में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक विश्वास बहाल करने की दिशा में एक स्वायत्त योग्य पहल है। कि फास्ट ट्रैक अदालतों के लाभ,
कि त्वरित या निस्तारण समयबद्ध सुनवाई से मुकदमों और फैसले महीनों में आते हैं, जिससे पीड़ित जैसे प्रभावित छात्र को तुरंत राहत मिलती है। अपराधियों में भय, न्याय में देरी का लाभ उठाने वाले अपराधियों में त्वरित सजा से खरा कानून व्यवस्था का संदेश जाता है। या दबाव में कमी, विशेषीकृत प्रकृति के कारण ये अदालतें नियमित अदालतों पर बढ़ते रेट केस लोड को कम करती हैं और संबंध चुनौतियां या कमियां, संसाधनों का संस्थागत नई अदालतों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं मिलते। नियमित कोर्ट के जजों को यहाँ भेजा जाता है, जिससे मूल्य अदालतों को लंबित मामले बढ़ते हैं। कि बुनियादी ढांचे की कमी, आधुनिकीकरण, पर्याप्त कोर्ट रूम और तकनीकी उपकरणों के अभाव में यह अदालतें भी समान गति पर आ जाती है। कि जांच एवं फोरेंसिक में देरी, पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट न दाखिल करने और फोरेंसिक लैब की सुस्ती से अदालती कार्रवाई स्वतः बाधित होती है। अस्थायी समाधान के उपाय, न्याय की नियुक्तियां, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जजों के रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा जैसे AIJS आवश्यक है। डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण, ई कोर्ट या मिशन के तहत अदालतों को पूरी तरह डिजिटल या पेपरलेस बनाना और प्रशासनिक व पुलिस सुधार, जांच या कानून व्यवस्था को अलग करना या फोरेंसिक अवसंरचना को देशव्यापी विस्तार करना। निष्कर्ष में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्कालीन संगठन प्रबंधन या गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय के लिए उत्कर्ष है। हालांकि जब तक न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे या न्यायाधीशों की संख्या या जांच प्रणालियों में अमूल्य चूल सुधार नहीं किया जाता, तब तक यह न्यायिक देरी का अस्थायी समाधान नहीं बन सकता। सार्वजनिक परीक्षा या अनुचित समाधानों की रोकथाम, अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि यह अधिनियम केवल संघ लोक सेवा आयोग, UPSC कर्मचारी आयोग, SSC आयोजित परीक्षा पर लागू होता है। इसके तहत पेपर लीक संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष या 10 लाख रुपये तक जुर्माने की प्रावधान है। कि इस कानून के तहत सभी अपराध या संज्ञा या कॉग्निजेबल या गैर जमानती नॉन अवेलेबल होंगे। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या ये व्याख्या पढ़ते हैं। यह अधिनियम UPSC, SSC, RRB, IBC या NTA जैसे नीट सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है। यह संगठित अपराध या ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के मामले में सजा 5 से 10 वर्ष की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने सभी आपराधिक और संज्ञा और गैर जमानती हैं। मुख्य परीक्षा क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में बार-बार होने वाले सार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक न केवल योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि प्रशासनिक राह को भी गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। इस समस्या के तकनीकी या संस्थागत नैतिक कारणों का विश्लेषण करते हुए इसके अस्थायी समाधान उपाय सुझाइए। 250 शब्द, 15 अंक है। आइए पढ़ते हैं कि भूमिका। भारत के बार-बार होने वाले सार्वजनिक परीक्षा पेपर लीक जैसे नीट, UGC, नेट और राज्य PCS केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक लाखों युवाओं के भविष्य, उनके मानसिक स्वास्थ्य और देश की योग्यता आधारित प्रणाली या मेरिटोक्रेसी पर एक गंभीर आघात है। यह समस्या प्रशासनिक विश्वसनीयता और राज्य की खाक को संकट में डालती है। पेपर लीक के मुख्य कारण यहाँ की तकनीकी कारण, कमजोर या डिजिटल बुनियादी ढांचा, कई परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर आधुनिक साइबर सुरक्षा मानकों जैसे एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन से लेस नहीं होते हैं। हैकिंग या मालवेयर, स्थानीय केंद्रों पर रिमोट या एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। और डेटा सुरक्षा में चूक, प्रश्न पत्रों के डिजिटल या ट्रांसमिशन या हस्तांतरण के दौरान डेटा ब्रीच की घटनाएं होती हैं। संस्थागत कारण क्या है कि निजी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता, परीक्षा के आयोग या छपाई या रसीद लॉजिस्टिक के लिए बाहर या निजी वेंडरों को आउटसोर्स करना, जिससे गोपनीयता भंग होने की खतरा बढ़ता है। जहाँ तो निगरानी का अभाव, परीक्षा केंद्रों विशेषकर दूर दराज के निजी कॉलेजों में ढीला निरीक्षण या CCTV निगरानी की कमी होती है। कमजोर या कानूनी ढांचा, हालांकि सरकार ने नया कानून बनाया, लेकिन पूर्व में त्वरित सजा, सख्त निवारक या डिटरेंट कानून की कमी के कारण अपराधियों में डर नहीं था। और नैतिक कारण कि व्यावसायिक या लालच, परीक्षा माफियों या कोचिंग संस्थानों या भ्रष्ट अधिकारियों के बीच का गठजोड़ और जो त्वरित आर्थिक लाभ के लिए काम करता है। मूल्यों का पतन, समाज में शॉर्टकट से सफलता पाने की बढ़ती प्रवृत्ति, नैतिक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का अभाव। अस्थायी समाधान के उपाय, तकनीकी सुधार, सुरक्षित डिजिटल लॉकर या प्रश्न पत्रों को केवल परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले जस्ट इन टाइम JIT आधार पर डिजिटल रूप से डिक्रिप्ट किया जाए। और AI और ब्लॉकचेन, प्रश्न पत्रों के वितरण को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन या परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणालीकरण व AI आधारित निगरानी का उपयोग हो। और AI ब्लॉकचेन, प्रश्न पत्रों के वितरण को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन या परीक्षा केंद्रों पर बायो ट्रैकिंग या प्रणालीकरण व AI आधारित निगरानी का उपयोग हो। संस्थागत सुधार, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, कि अधिनियम के तहत आपराधिक अधिकतम सजा और भारी जुर्माना को सख्ती से लागू किया जाए। और सरकारी केंद्रों को प्राथमिकता और परीक्षा केवल विश्वसनीयता सरकारी स्कूलों या कॉलेजों या TCSION जैसे प्रमाणित केंद्रों पर ही आयोजित की जाती हैं। करे वेंडर या मानक, प्रश्न पत्र छापने और ले जाने वाली एजेंसियों के पृष्ठभूमि की त्रिस्तरीय या टियर सुरक्षा हो। और नैतिक या सामाजिक सुरक्षा की विश्व लव और गति, परीक्षा तंत्र के भीतर गड़बड़ी की सूचना देने वाले सुरक्षा इनाम देने की मजबूत व्यवस्था हो। और मूल्य आधारित जागरूकता, समाज और छात्रों में केवल परिणामों के बजाय ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व को बढ़ावा दिया जाए। और निष्कर्ष
कि पेपर लीक समस्या केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय है। तकनीकी या सुदृढ़ीकरण, संस्थागत पारदर्शिता और कड़े विधिक प्रावधानों के समन्वय से युवाओं के भरोसे को बहाल किया जा सकता है कि भारत की प्रशासनिक खाक को बचाया जा सकता है। पर्यावरणीय राहत कोष, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड, ईआरएफ और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के संदर्भ निम्नलिखित में विचार कीजिए कि पर्यावरण राहत पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पर्यावरण राहत कोष या ईआरएफ की स्थापना मुख्य रूप से खतरनाक पदार्थों को संभालने वाले उद्योगों को दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान के लिए की गई है। इस कोष का प्रबंधन राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से किया जाता है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत सभी खतरनाक उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से बीमा पॉलिसी लेना आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है कि यह कोष प्रबंधन राष्ट्रीय हरित या अधिनियम द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाता है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा है। ये व्याख्या पढ़ते हैं जिसमें पहला सही है। ईआरएफ की स्थापना सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1951 के तहत पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक दुर्घटना से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए की गई है। तो दूसरा गलत। इस कोष की देखरेख और प्रशासन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपी या सीबी पर्यावरण मंत्रालय की निगरानी में होता है, न कि पूरी तरह से एनजीटी के स्वतंत्र नियंत्रण में। कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने सीबी के इसके गैर उपयोगों पर जवाब मांगा है कि तीसरा सही है। यह अधिनियम खतरनाक रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने वाले मालिकों के लिए ये जन हानि या संपत्ति के नुकसान की स्थिति को प्रभावित को तत्कालीन मुआवजा देने की बीमा पॉलिसी लेना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है कि इसमें दूसरा, पहला और तीसरा सही है। आई पढ़ते आगे कि समान अध्ययन जीएस पेपर 3 पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था से भी इस टॉपिक जोड़ सकते हो कि भारत में पर्यावरण नीतियों के निर्माण के बावजूद उनके कार्यान्वयन और आवंटित निधियों फंड के कम उपयोगों या अंडर यूटिलाइजेशन के कारण जमीनी स्तर पर वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ही में पर्यावरण राहत कोष ईआरएफ को लेकर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक है कि इंट्रो में कि हालिया संदर्भ से उत्तर की शुरुआत करें कि बताएं कि जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने रुपए 1000 करोड़ से अधिक की पर्यावरणीय राहत निधि का उपयोग न होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को फटकार लगाई है। कि संक्षेप में स्पष्ट करें ईआरएफ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि मुख्य भाग की बॉडी पैराग्राफ की फंड के कम उपयोग के कारण रीजन फॉर अंडर यूटिलाइजेशन की प्रशासनिक की लाल फीताशाही या स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव, कृतियों का प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने वाले डेटाबेस की कमी और केंद्र राज्य प्रदूषण बोर्ड एसपीसीबी और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी और इसके प्रभाव इम्पैक्ट कि पर्यावरणीय बहाली या इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की गति धीमी होना और औद्योगिक दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को समय पर आर्थिक व चिकित्सीय न्याय न मिलना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता उजागर होना और सुधारात्मक उपाय एवं न्याय की सक्रियता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देना पर्यावरण न्याय इन्वायरमेंटल जस्टिस सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है कि याचिकाकर्ता के सुझाव के अनुसार निष्क्रिय या पड़े या फंडों को आपदा प्रबंधन, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के पूर्वानुमान जैसे वैकल्पिक जन कल्याण कार्यों में लगाने की कानूनी रास्तों पर विचार किया जाना चाहिए और निष्कर्ष एक संतुलित प्रगति या निष्कर्ष लिखें जिसे कहें कि केवल फंड आवंटित करना कानूनी बनाना काफी नहीं बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट या डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए फंड की समयबद्ध जवाबदेही तय की जानी चाहिए और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति के लिए वित्तीय पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। कि समान अध्ययन जीएस पेपर 3 औद्योगिक गति एवं प्रतिस्पर्धा से कि इस टॉपिक को लिया। घरेलू विमानन एविएशन क्षेत्र में दो कंपनियां एकाधिकार या ड्यूपोली को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा हवाई अड्डा ऑपरेटरों को स्वयं की एयरलाइन शुरू करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इस नीति की संभावित लाभों और इसके उत्पन्न होने वाले हितों की टकराव या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चिंताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। रूपरेखा क्या उत्तर की कि सरकार नागरिक उड्डयन बाजार में इंडिगो एयरलाइंस के मौजूदा दबदबे एकाधिकार को कम करने के लिए नियमों में ढील देने का विचार कर रही है जिससे बड़े एयरपोर्ट या ऑपरेटर्स जैसे अदानी या जीएमआर अपनी एयरलाइंस ला सके। संभावित लाभ बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उपभोक्ता के लिए किराए में कमी आ सकती है और नई निवेश से विमानन अवसंरचना मजबूत होगी और चिंताएं हितों की टकराव। एयरपोर्ट या ऑपरेटर खुद ही एयरलाइंसों को प्रमुख फ्लाइट या स्लॉट या पार्किंग आवंटन में पक्षपात कर सकते हैं जिससे अन्य स्वतंत्र एयरलाइंस के लिए के असमान अवसर पैदा होंगे। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन व्यवस्था या बोइंग एयरबस विमानों की डिलीवरी में देरी की तत्काल परिणाम मिलने में बाधक है। हाल ही में चर्चा में रहे आउटपुट या प्रोड्यूसर या प्राइस इंडेक्स आउटपुट पीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी में मूल्य आधारित वस्तुओं के डिप्लेटर के रूप में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई को बदलकर आउटपुट पीपीआई लागू किया है। कि सुधार क्या है कि यह सुधार भारतीय औद्योगिक सांख्यिकी को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना कि इसका आंसर कि इसका आंसर आगे देखते हैं कि दोस्तों इसके दो तीन क्वेश्चन लिया गया, प्रैक्टिस के लिया गया है कि इसमें क्या बोला गया कि इसका आंसर आगे देखेंगे दोस्तों कि आगे देखते हैं
इसका आंसर मेरे ख्याल से दोनों हो जाएगा। इसका आंसर दोनों भी दिया गया, सी दिया गया। इसका व्याख्या हम देख रहे थे, व्याख्या नहीं था। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एफई और मूल्य आधारित वस्तुओं के डिफ्लेटर के रूप में थोक सूचकांक को डब्ल्यूपीआई के बदलकर आउटपुट में लागू किया जाना, और यह सुधार औद्योगिक सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। कि दूसरा है कि लाल सागर, रेड सी और वैश्विक व्यापार मार्गों के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में देखे गए एंसिलिया और लेओला क्या है कि यह क्या है, सऊदी अरब के तेल टैंकर जिन पर हुती या विद्रोही ने हमला किया है। इसका बी आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब के तेल टैंकर पर जिन्हें हुती या विद्रोही ने हमला किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी और संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भारत के रुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहला दिया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थानीय सदस्यता के साथ साथ विकासशील देशों या ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर पुरजोर समर्थन करता है। इसमें पहला ही सही है। संयुक्त राष्ट्र में किसी देश के आंतरिक मानवाधिकार मामले पर चर्चा केवल तभी हो सकती है जब सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्य सर्वसम्मति से सहमत हो। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत लगातार यूएनएससी में सुधार और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने की वकालत कर रही है। दूसरा गलत है। संयुक्त राष्ट्र के मंचों को महासभा में मानवाधिकारों और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा या प्रस्ताव पारित करने के लिए सुरक्षा परिषद के सभी वीटो सक्षम सदस्यों की पूर्व सर्वसम्मति अनिवार्य नहीं होती है। कि दूसरा जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था शासन प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय संबंध पोलिटी आईआर से है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच लगातार होते हुए कूटनीति गतिरोध, वैश्विक शासन प्रणाली, ग्लोबल गवर्नेंस की कमियों को उजागर करते हैं। हालिया घटनाक्रम के आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमिका। 23 जुलाई 2026 को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और सीमा पार अस्थिरता पर पड़ोसी जैसे देशों पाकिस्तान को दी गई सख्त नसीहत का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। कि बॉडी में वे क्या लिखेंगे, वैश्विक शासन की विफलता। संयुक्त राष्ट्र के मंचों का उपयोग देश अपनी आंतरिक विफलता को छिपाने या भू राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। और संस्थागत कमियां, यूएनएससी की संरचना वर्तमान 2026 की वैश्विक वास्तविकताओं के मेल नहीं खाती, जिसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक वैश्विक नीतियां लागू करने में देरी होती है। भारत का रुख है, भारत ने हमेशा पहले अपने घर को व्यवस्थित करने और पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग न करने पर बल दिया है। कि निष्कर्ष बहुपक्षवाद या मल्टीलेटरलिज्म को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि यह केवल चर्चाओं को मंच न रहकर वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने का ठीक साधन बने। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है कि यह समझौते तहत सऊदी अरब को सैन्य कार्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की संभावना है। पश्चिम एशिया और सऊदी अरब के पारंपरिक दुबंदिया ईरान ने इस समझौते का पूर्ण समर्थन किया है। दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा है कि हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब की रूस और चीन के साथ बदलती नजरिया को इस समझौते के पीछे एक मुख्य कारण माना जा रहा है। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। आइए व्याख्या पढ़ते कि ईरान इस समझौते से नाराज है इसे पश्चिमी एशिया में तार्किक नहीं मानता, इसलिए दूसरा गलत है। कि इससे पहला और तीसरा सही है। कि मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हालिया नागरिक परमाणु समझौता पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक में एक नया मोड़ है। इस कथन के आलोक में वैश्विक परमाणु अभ्यास व्यवस्था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। भारत के राष्ट्रीय हितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगी। 250 15 अंक है कि अमेरिकी और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित नागरिक परमाणु समझौता 1, 2, 3 समझौता पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक में एक युगांतरकारी घटना है। इसके तहत रियायत और अमेरिकी परमाणु तकनीकी तक पहुंच, घरेलू स्तर पर यूरेशियम संवर्धन, यूरेशियम एनरिचमेंट की संभावित अनुमति दी है, जिसे पारंपरिक क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक सुधार समीकरणों को बदल दिया है। वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल या नॉन प्रोफिलेशन रिजिम, गोल्ड स्टैंडर्ड्स का कमजोर होना। यह समझौता अमेरिका के पारंपरिक स्वर्ण मानक या गोल्ड स्टैंडर्ड का उल्लंघन करता है, कि जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे क्षेत्रों को संवर्धन और पूर्ण संसाधन, इनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग अधिकारों को छोड़ने की सतर्क तकनीक को। गोल्ड स्टैंडर्ड की कमजोर होना। यह समझौता अमेरिका के पारंपरिक स्वर्ण मानक या गोल्ड स्टैंडर्ड का उल्लंघन करता है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात या यूएई जैसे देशों को संवर्धन या पूर्ण संवर्धन या इनरिचमेंट रीप्रोसेसिंग अधिकारों को छोड़ने की तर्क पर तकनीकी की गई थी। और आईएईए की अतिरिक्त प्रोटोकॉल की कमी। समझौते में आंतरिक परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के कड़े अतिरिक्त प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल को अनिवार्य नहीं किया गया, जिससे भविष्य में नागरिक कार्यक्रम के सैन्य मोर्चों पर डायवर्जन की निगरानी कमजोर हो सकती है। कि क्षेत्रीय परमाणु हथियारों की होड़, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब को संवर्धन अधिकार मिलने से ईरान में परमाणु हथियारों के गुप्त निर्माण की गति तेज हो सकती है, जिससे पश्चिम एशिया में एक बहुपक्षीय परमाणु प्रतिस्पर्धा भड़क सकती है। और
दोहरे मानदंडों पर प्रदर्शन एक एक और जहां पश्चिमी देश ईरान के समर्थन कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रतिबंध और सैन्य विकल्प अपना रहे हैं, वही सऊदी अरब को इसके लिए छूट देना वैश्विक अप्रयास नियमों को विश्वसनीयता को चोट पहुंचता है। भू राजनीतिक या मिसाल या प्रेसिडेंट या अन्य महत्वाकांक्षी देशों जैसे तुर्की या मिस्र को भी कि भविष्य में नागरिक परमाणु सहयोग के बदले संवर्धन अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित करेगा। कि भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव इम्पैक्ट ऑन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट की नकारात्मक प्रभाव निगेटिव इम्पैक्ट ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। पश्चिम एशिया भारत के कच्चे तेल या क्रूड ऑयल का प्राथमिक स्रोत है। यदि इस समझौते के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता या यमन के हूथी विद्रोह द्वारा सऊदी बंदरगाहों की नाकेबंदी जैसी घटनाएं बढ़ती हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतें या ऑयल प्राइस सीधे प्रभावित होगी। या प्रवासियों की सुरक्षा। पश्चिम एशिया में 85 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। क्षेत्र में परमाणु संवर्धन को लेकर बढ़ती सैन्य तनातनी भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रेषण या रिमिटेंस के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। पाकिस्तान या सऊदी अरब गठजोड़। सऊदी अरब और परमाणु संपन्न पाकिस्तान के बीच मजबूत रक्षा संबंध। यदि रियाद या पश्चिम में मुक्त रूप से सैन्य परमाणु क्षमता हासिल करना चाहेगा तो पाकिस्तान की तकनीक और विश्वसनीयता का दुरुपयोग भारत की रणनीतिक सुरक्षा को संवेदनशील बना सकती है। सकारात्मक या तटस्थ प्रभाव पॉजिटिव या नेचुरल इम्पैक्ट की रणनीतिक स्वायत्तता या संतुलन। भारत के अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के साथ बेहतरीन रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत को इस ब्लॉक के माध्यम से पश्चिम एशिया में रूस या चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। कि व्यापारिक मार्च इम्पैक्ट की पर अवसर। यदि इस समझौते में से अमेरिका सऊदी या रणनीति निकटता या सुदृढ़ होती है तो भारत मध्य या पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों या इमैक जैसे कनेक्टिविटी परियोजना को भविष्य में स्थिरता और गति मिल सकती है। निष्कर्ष यह नागरिक परमाणु समझौता ऊर्जा विविधीकरण के नाम पर पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। तो यद्यपि यह अमेरिका प्रभाव को बनाए रखने का एक रणनीतिक प्रयास है, लेकिन इसे वैश्विक परमाणु अप्रयास मानदंडों को संकट में डाल दिया है। भारत को क्षेत्र में अपनी लिंक या वेस्ट नीति को मजबूत करते हुए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय कूटनीति का सहारा लेना होगा। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि सरफेक्स या सर्वाइकल या इंट्रा इपीथेलियल या लियोप्लास या CIN को जो हाल ही में समाचारों को देखा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कि इसमें क्या बोला गया है कि महासागरों में माइक्रो प्लास्टिक को रोकने के लिए एक नई तकनीकी है। यह गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स में होने वाले एक पूर्व कैंसर या कैंसरस परिवर्तन। डीप स्पेस या नेटवर्क के लिए इसरो का नया सैटेलाइट। या भारत के तटों की सुरक्षा के लिए रडार सिस्टम। इसका आंसर पहला का बी हो जाएगा दोस्तों। कि इसमें क्या बोला गया है कि गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले एक पूर्व कैंसरस परिवर्तन की सर्वाइकल इंटर एप्टिकल नियोप्लास या CIN में हाल ही में जो समाचारों में लिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले पूर्व कैंसर से परिवर्तन। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि हाल ही में ICMR द्वारा ट्रांसफर की गई तकनीकी गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले पूर्व कैंसर परिवर्तन CIN के इलाज से संबंधित है। कि दूसरा क्वेश्चन है कि पीटी क्वेश्चन है, पीटी के लिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन। कार्बन कैप्चर या यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS या प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कि यह तकनीक औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को सीधे कैप्चर करती है और कैप्चर की गई CO2 का उपयोग अस्थायी रूप से भूगर्भीय संरचनाओं में भंडारण के अलावा सिंथेटिक ईंधन उत्पादन में भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि दोनों कथन सही है। CCUS की भारी उद्योगों से CO2 कैप्चर करता है और इसे ईंधन या ई फ्यूल या रसायनों में बदला जा सकता है। कि मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पेपर 3 स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी। भारत में लैब टू मार्केट मॉडल को मजबूत करने में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR जैसी संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। स्वदेशी चिकित्साओं या प्रौद्योगिकों का हस्तांतरण स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ावा दे सके। 150 शब्द 10 अंक है। कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रयोगशाला लैब से बाजार या मार्केट तक पहुंचाने में एक मार्गदर्शक भूमिका निभा रही है। कि ICMR की भूमिका का मूल्यांकन। कि तकनीकी हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ICMR अपनी लैब में विकसित तकनीकों जैसे कोवैक्सीन को निजी कंपनियों को सौंपकर बड़े पैमाने पर उत्पादन सुनिश्चित करना। IPR या पेटेंट सहायता। शोधकर्ताओं को पेटेंट या फाइलिंग या बौद्धिक संपदा अधिकारों या IPR में प्रबंधन में मदद करता है। क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क देशव्यापी नेटवर्क के जरिए नए मेडिकल या उपकरणों या दवाओं के परीक्षण को गति देता है। चुनौतियां क्या है कि नौकरशाही प्रतिक्रिया या अकादमिक उद्योग या गलत या इंडस्ट्री एकेडमिक उद्योग जगत या इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच तालमेल की कमी और शुरुआती फंडिंग की कमी की अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। कि स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता में योग्यता है। लागत में कमी। स्वदेशी तकनीकी आयातित या इंपोर्टेड या चिकित्सा उपकरणों दवाओं पर निर्भरता घटती है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुस्ती होती हैं। सप्लाई चेन सुरक्षा। वैश्विक संकटों या जैसे महामारी के दौरान देश में आवश्यकताओं दवाओं या डायग्नोस्टिक किट्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
कि स्थानीय नवाचार क्या कि भारत की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या जैसे सिकल सेल टीबी के अनुकूल या कस्टमाइज या समाधान तैयार होते हैं। और निष्कर्ष क्या लैब टू मार्केट मॉडल को पूरी तरह सफल बनाने के लिए आईसीएमआर को उद्योग जगत के साथ पीपी मॉडल की रिसर्च फंडिंग को और अधिक मजबूत करना होगा। प्रश्न है जीएस पेपर 3 पर्यावरण तकनीकी नवाचार से कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एवं स्टोरेज सीसीयूएस तकनीकी क्या है। भारत के नेट जीरो 2070 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी क्षमता और सीमाओं को समालोचना विश्लेषण कीजिए। 250 15 की है। आइए प्रति मुख्य परीक्षा मेंस के लिए क्वेश्चन है कि सीसीयूएस वाले उत्तर के लिए की भूमिका बजट 2026 में 20,000 करोड़ के सीसीयूएस आवंटन को उल्लेख करते हुए तकनीकी को परिभाषित करें कि मुख्य भाग क्या है कि क्षमता या स्टील या सीमेंट थर्मल पावर जैसे हार्ड टू वेट या सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन कम करना, वो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और ई फ्यूल को बढ़ावा और सीमाएं अत्यधिक उच्च परिचालन और अवसंरचना लागत, हाई कॉस्ट कैप्चर की गई गैस की सुरक्षित भंडारण और परिवहन की चुनौतियां। निष्कर्ष पीएलआई योजना के साथ इसे जोड़कर निजी निवेश या आकर्षित करना आगे की राह कि उत्तर आइए इसका और से डिटेल से पढ़ते इसका आंसर किसके बारे में और से डिटेल से पढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2026 सीसीयू अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ की ऐतिहासिक आवंटन किया है। और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस एक ऐसी तकनीकी है जो औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वायुमंडल में मिलने से पहले पकड़ती है, कैप्चर, फिर या तो इसका पुनः उपयोग यूटिलाइजेशन करती है या इसे भूमिगत सुरक्षित रूप से संग्रहित या स्टोरेज करती है। यह तकनीकी भारत के नेट जीरो 2070 तक को लक्ष्य हासिल में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य में सीसीयूएस की क्षमता या पोटेंशियल या हार्ड टू एवेट सेक्टर का डिकार्बोनाइजेशन, स्टील या सीमेंट या रासायनिक उद्योगों जैसे भारी गैसों में जहां नवीकरणीय ऊर्जा सीधे तौर पर जीवाश्म ईंधन की जगह नहीं ले सकती, वह सीसीयूएस उत्सर्जन 90 से 95 तक की कमी कर सकती है। थर्मल पावर संरक्षण भारत अपनी बिजली सुरक्षा के लिए कोयले पर नियंत्रण सीसीयूएस के माध्यम से मौजूदा थर्मल पावर प्लांट को चालू रखने के लिए उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है। वो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, यह तकनीक जीवाश्म ईंधन से ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन को सक्षम बनाती है जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का पूरक बन सकती है। चक्रीय और अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी कैप्चर की गई CO2 का उपयोग ई फ्यूल यूरिया निर्माण सामग्री या कंक्रीट और रसायनों के निर्माण में राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है। कि सीसीयूएस की सीमाएं या लिमिटेशन या अत्यधिक उच्च लागत सीसीयूएस परियोजना की स्थापना, परिचालन या अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर लागत बहुत अधिक है जिससे उत्पादित बिजली या सामग्री महंगी हो जाती है। ऊर्जा की अतिरिक्त खपत, कार्बन को कैप्चर या संपीड़ित या कंप्रेस करने की प्रक्रिया में स्वयं भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है जिससे पेनल्टी एनर्जी कहा जाता है। कि परिवहन और भंडारण की चुनौतियां कि CO2 को सुरक्षित रूप से स्टोरेज करने के लिए बहुवैज्ञानिक स्थलों जैसे घटते तेल क्षेत्र या खारे जल भूवृत्त पहचान, वहां तक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का भारत से में गंभीर अभाव है। कि रिसाव का जोखिम दीर्घकालिक भूमिगत भंडारण में गैस रिसाव का तकनीक और पर्यावरणीय जोखिम हमेशा बना रहता है जो स्थानीय परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाता है। आगे की राय सीसीयूएस भारत के लिए एक वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य तकनीकी, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार को इसे उत्पादन या लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना से जोड़ना चाहिए ताकि निजी निवेशक आकर्षित हो सके। साथ ही एक मजबूत नियामक ढांचा या कार्बन मूल्य या निर्धारण या कार्बन प्राइस तंत्र विकसित करके भारत 2070 तक के जलवायु लक्ष्यों को आर्थिक वृद्धि से समझौता किए बिना प्राप्त कर सकता है। हिमालय परिस्थिति तंत्र में भूयांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला है यह मुख्य रूप से ग्रेटर या मध्य हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले उच्च घास के मैदान है। दूसरा यह मौसम या चारागाह के रूप में स्थानीय चारागाहों जैसे गुद्दकी या बकरवाल आजीविका का मुख्य उदाहरण है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण इन उच्च तुंगता वाले घास के मैदानी आक्रामक प्रजातियों का प्रसार हो रहा है। इसमें तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। कि युगाल हिमालय के उच्च अल्पपाइन घास के मैदान है, ये चरवाहों या आजीविकाओं के मुख्य आधार है और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान में से इनकी जैव विविधता गंभीर खतरे में जिससे आक्रामक प्रजातियां बढ़ रही हैं। ये बुग्याल या अत्यधिक ऊंचाई वाले अल्पपाइन घास के मैदान होते हैं जो बर्फ पिघलने के बाद उगते हैं। यह ध्यान रखें कि हिमालयी तापमान में वृद्धि से इन नाजुक परिस्थितियों तंत्रों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के कैरिंग कैपेसिटी का लक्ष्य महत्व कि पहला है यह परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले स्टील या सीमेंट की मात्रा का आकलन होत करती है। दूसरा यह किसी क्षेत्र की उस अधिकतम जनसंख्या या विकास या गतिविधियों को निर्धारित करती है जिसे परिस्थिति तंत्र बिना नुकसान से सहन कर सकता है। कि इसमें सही है कि कैरिंग कैप्चर कि किसी क्षेत्र की वह क्षमता होती है जो पर्यावरणीय इसमें आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। कि इसका क्या है कि यह किसी क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या विकास से की गतिविधि को निर्धारित कर जो पारिस्थितिक तंत्र को बिना नुकसान से सहन कर सकता है। कि कैरिंग कैपेसिटी किसी क्षेत्र की वह क्षमता जो पर्यावरण और परिवर्तनीय नुकसान पहुंचाए बिना वहां की आबादियों और मानवीय गतिविधियों को भरण पोषण कर सकती है। हिमालय क्षेत्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका हिंट दिया गया है कि अगर ये छोटे हिल स्टेशन पर पर्यटकों या वाहनों की संख्या क्षमता से अधिक हो जाए तो कि कैरिंग कैपेसिटी इसी सीमा को मापती है। दूसरा है कि भू-स्थकलन भू-स्थकलन सुवेद्यता सूचकांक लैंडस्लाइड वुलनेरेबिलिटी इंडेक्स एलवीआई के निर्माण करते हैं समय निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका ढलाई प्रवणता या स्लोप ग्रेडियंट क्या है कि इसमें दूसरा है चट्टान की लिथोलॉजी या लिथोलॉजी रॉक स्ट्रक्चर भूमि उपयोग और भूमि अवसंरचना लैंड यूज या लैंड कवर भूकंप या तीव्रता भारी वर्षा या सेस्मिक इंटेंसिटी या हेवी रेनफॉल। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 तीनों हो जाएगा कि भू-स्थकलन सुवेद्यता सूचकांक एलवीआई के निर्माण में भू स्थलाकृति ढलान भू विज्ञान लिथोलॉजी वन की कटाई निर्माण या भूमि उपयोग और मौसम टेक्टोनिक कारकों वर्षा भूकंप को एकीकृत रूप से शामिल किया जाता है। कि पारंपरिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न है, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। भारतीय कृषि में जैविक और प्राकृतिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक खेती में बाहरी इनपुट जैसे बाजार में खरीदे गए जैविक खाद का उपयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, जबकि जैविक खेती में इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKV के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और रासायनिक उर्वरकों के आयात में कमी आने से भारत के राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट को चालू घाटा खाते CAD दोनों में सुधार होता है। तो इसका भी आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि व्याख्या प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गाय के गोबर मूत्र पर निर्भर करती है। कि रासायनिक यूरिया या खादों को आयात घटने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण बचता है और राजकोषीय सब्सिडी का बोझ कम होता है। कि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पेपर 3 है कि GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि रासायनिक उर्वरकों के जैविक और प्राकृतिक खेती की अचानक किया जाने वाला बदलाव भारतीय कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियों खड़ी कर सकता है। जनसत्ता में छिपे इस विचार के आलोक में मूल्यांकन कीजिए कि यह मॉडल देश की GDP की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करेगा। 250 और 15 अंक की मॉडल आंसर होगा भूमिका भारत की GDP में कृषि क्षेत्र के मान और वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता और भारी सब्सिडी बोझ का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। कि सकारात्मक पक्ष है आयात बिल में कमी और मिट्टी की सेहत में सुधार दीर्घकालिक सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग। चुनौतियां शुरुआत में फसलों के उत्पादक या यील्ड में संभावित गिरावट या खाद्य सुरक्षा का संकट और किसानों के प्रशिक्षण का अभाव या जैविक उत्पादों के लिए मजबूत बाजार या सप्लाई चेन की कमी। और निष्कर्ष है कि अचानक बदलाव के बजाय चरणबद्ध या फेज वाइज तरीका अपनाना और कृषि अवसंरचना कोष का उपयोग करना किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। कि आइए इसका और आंसर डिटेल से पढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 15 से 18% का योगदान है। यह देश की आधी से अधिक आबादी को आजीविका प्रदान करती है। निर्भरता वर्तमान कृषि मॉडल या रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक निर्माण है। सरकार इस पर भारी सब्सिडी सालाना ₹1.5 से ₹2 लाख करोड़ खर्च करती है। संदर्भ रासायनिक उर्वरकों से जैविक प्राकृतिक खेती की ओर अचानक बदलाव एक नीतिगत झटका साबित हो सकता है। यह तत्कालिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की GDP वृद्धि को सीधे प्रभावित करेगा। GDP यह वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव। दीर्घकालिक लाभ आयात बिल में कमी भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल और तैयार उर्वरक जैसे यूरिया DAP और आयात करता है और जैविक खेती से यह आयात निर्भरता यह घटेगी जिससे चालू खाता CAD कम होगा और सरकारी खजाना मजबूत होगा और उर्वरक सब्सिडी की बचत। राजकोषीय घाटा कम होने से सरकार उस धन को ग्रामीण बुनियादी ढांचे सड़क कोल्ड स्टोरेज में भी निवेश कर सकेगी जो GDP को गति देगा। वैश्विक बाजार और निर्यात क्षमता दुनिया भर में जैविक या ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात में तेजी से विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा। दीर्घकालिक या सतत विकास मिट्टी की उर्वरकता भूजल स्तर में सुधार से भविष्य में कृषि उत्पादकता स्थिर रहेगी जिससे पर्यावरण संबंधी नुकसान से होने वाले GDP की हानि थमेगी। चुनौतियां नकारात्मक प्रभाव कि उत्पादकता में अचानक गिरावट यील्ड ड्रॉप वैश्विक अनुभवों जैसे श्रीलंका संकट में पता चलता है कि रासायनिक ढांचों को अचानक बंद करने से शुरुआती 3 से 5 वर्षों में फसल उत्पादन या 20 से 30% गिर सकती है। इससे कृषि या GDP सीधे प्रभावित होगी। और खाद्य सुरक्षा मुद्रास्फीति कि उत्पादन घटने से अनाज की कमी होगी और खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से आम जनता की क्रय शक्ति घटेगी जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मांग डिमांड कम हो जाएगी। ग्रामीण आय पर प्रहार शुरुआत में लागत अत्यधिक उत्पादन कम होने से छोटे या सीमांत किसानों आय घटेगी और ग्रामीण मांग घटने से देश की समग्र GDP वृद्धि दर धीमी हो जाएगी और सप्लाई चेन और बाजार का अभाव। वर्तमान में जैविक उत्पादकों या प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन और विशेष बाजारों की कमी है। इसके बिना किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। और निष्कर्ष और आगे की राह की दृष्टिकोण या फेज वाइज ट्रांजिशन अचानक प्रतिबंध लगाने के बजाय देश को 10 से 15 वर्षों की चरणबद्ध योजनाएं अपनानी चाहिए। पहले चरण में कम रसायनों वाली एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन INM प्रणाली लागू की जाए। कृषि अवसंरचना कोष AIF का उपयोग जैविक इनपुट जैसे बायो फर्टिलाइजर के स्थानीय उत्पादन के लिए ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को विकास किया जाए। और किसानों को वित्तीय सुरक्षा बदलाव के शुरुआती वर्षों में उत्पादन के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को सीधे किसानों के खाते में DBT माध्यम में प्रोत्साहन राशि या परिस्थिति की सेवाएं भुगतान देना चाहिए।
पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हालिया वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के कारण भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छिपकर छठे स्थान पर आ गया है, जबकि जापान और ब्रिटेन ने अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर ली है। कि डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा रुपये के मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन से देश की आयात बिल सीधे तौर पर बढ़ जाता है और रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त कर अचानक 100% जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना भारत की अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। कि इसका देखेंगे, आगे देखेंगे इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा दोस्तों। कि इसका आइए कि इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि जनसत्ता से 23 जुलाई 2026 से अंक अनुसार भारतीय वैश्विक रैंकिंग में छठे स्थान पर आ गया है। जापान ब्रिटेन से बढ़त बनाई है। तो दूसरा है, रुपये के कमजोर होने से विदेशी मुद्रा जैसे तेल या स्वर्ण को खरीदने के लिए अत्यधिक रुपये देने पड़ते हैं, जिससे राजकोष से घाटा बढ़ती है। तीसरा गलत है, रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया से अचानक जैविक खेती की और पूरी तरह रुक करने से आपातकालीन में कृषि उत्पादकता घटने का जोखिम रहता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत नहीं बल्कि प्रभावित होती है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएस पेपर थी, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं रोजगार। क्या केवल नागरिकों की जनजीवन शैली में बदलाव, आयात पर प्रतिबंध और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके भारत सतत रूप से उच्च जीडीपी विकास दर हासिल कर सकता है? हालिया आर्थिक प्रवृत्ति और गिरते रुपये के आलोक में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द और 15 अंक की है। कि आइए इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि भूमिका के वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय विकास दर के सम्मुख चुनौतियां रुपयों की स्थिति की संक्षिप्त उल्लेख है। कि बॉडी में आयात नियंत्रण के उपाय, सोना, तेल, विदेश यात्राओं के अंकुश लगाने के सकारात्मक नकारात्मक बाजार की घबराहट या एफआईए की बिक वाली पक्षों को बताएं। वास्तविक समाधान व्याख्या करें कि सतत विकास केवल उपभोग रोकने से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और गैर तकनीकी सामानों को स्वदेशीकरण या आत्मनिर्भर भारत, गैर जरूरी सरकारी खर्चों को कम करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से आएगा। निष्कर्ष में संतुलित आर्थिक नीतियों या फिक्सल मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन ही भारत को पुनः उच्च विकास पथ पर ला सकती है। इसका मॉडल, उसका मेन आंसर पढ़ते हैं इसका और डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं आंसर कि हाल ही के दिनों वैश्विक अनिश्चितता, गिरते रुपये, बढ़ते व्यापार घाटे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सक्षम कुछ चुनौतियां खड़ी की है। ऐसे में जीवन शैली में बदलाव या आयत प्रतिबंध, खर्चों में कटौती जैसे तत्कालीन उपाय अर्थव्यवस्था से कुछ समय के लिए सहारा दे सकते हैं, लेकिन सतत रूप से जीडीपी की विकास दर 7 से 8% बनाए रखने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की गहरे संरचनात्मक सुधार, आयातित नियंत्रित उपयोग में कटौती एक आंशिक समाधान या तत्कालिक राहत, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स या गैर जरूरी वस्तुओं को आयात पर अंकुश लगाने और नागरिक द्वारा विदेशी यात्राओं पर नियंत्रित से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेक्स की बचत होती है। रुपयों की गिरावट थम सकती है और नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक प्रतिबंधों से बाजार में घबराहट पैदा हो सकती है, जिसे विदेशी संस्थागत निवेश से एफआईआई अपनी पूंजी निकाल सकती है और सीमित प्रभाव भारत के कुल आयात पर एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य आयात, जिसे कच्चा तेल, कुकिंग कोल, औद्योगिक मशीनरी, जिसमें कटौती करने से विनिर्माण और आर्थिक गति धीमी हो जाएगी। वास्तविक समाधान राष्ट्रीय उत्पादन और संरचनात्मक सुधार, सतत विकास केवल उपयोग को रोकने या मांग को दबाने से नहीं बल्कि आपूर्ति को मजबूत करने से आएगा। कि घरेलू निर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, भारत को केवल सेवा आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना होगा। इसके लिए पीएलआई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और गैर तकनीकी सामानों जैसे खिलौने, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का पूर्ण स्वदेशीकरण आवश्यक है। लागत में कमी, लॉजिस्टिक पीएम गति शक्ति जैसे सुधारों के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को वर्तमान के 14% से घटाकर वैश्विक स्तर 8% पर लाना होगा, ताकि भारतीय उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन सके। और राजकोषीय अनुसंधान और भ्रष्टाचार पर रोक, सरकारी तंत्र में गैर जरूरी खर्चों जैसे अत्यधिक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और भ्रष्टाचार को रोकर उस धन को अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेलवे, डिजिटल नेटवर्क में निवेश करना होगा। कृषि और निर्यात में सुधार, यूरिया और रासायनिक उर्वरकों को निर्भरता धीरे धीरे कम करते हुए जैविक खेती को अपनाना होगा और साथ ही कृषि प्रसंस्करण या एग्री ग्रोसिंग को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ाना होगा। निष्कर्ष कि संक्षेप में जीवन शैली में बदलाव या आयात नियंत्रण जैसे उपाय अर्थव्यवस्था के लिए एक फास्ट एडेड या प्राथमिक उपचार की तरह है। भारत को सतत और दीर्घकालिक उच्च विकास दर हासिल करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में बेहतर समन्वय, फिस्कल मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा। और वास्तविक आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हम आयात रोकने के बजाय देश के भीतर उत्पादन की क्षमता और वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम है। कि हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण के बुनियादी ढांचे में विकास संदर्भ निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कि इसमें हिमालय में नवीन वैली पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन में अत्यधिक टेक्निक या टेक्टोनिक रूप से सक्रिय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना के तहत हिमालय राज्य में सभी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रणनीति पर्यावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य है। तो इसका आंसर पहला का तो सिक्किम देख लिया, तो दूसरा का दोनों हो जाएगा दोस्तों।
इसमें दूसरा का दोनों हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण बुनियादी ढांचे विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नवीन वलित पर्वतीय यंग फोल्ड माउंटेन है जो अत्यधिक विवर्तनिक या टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचित के तहत हिमालय राज्यों में सभी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन अनिवार्य है। इसका आंसर इसका दोनों हो जाएगा। कि अगला पढ़ते हैं, पीटी के लिए क्वेश्चन है कि इसका पहले व्याख्या, हिमालय भूगर्भीय रूप से स्थिर है, पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है, इसका दिया है। एंड पढ़ते हैं दूसरा, पीटी के लिए क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि NTA भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त या आत्मनिर्भर अग्रणी परीक्षण संगठन है। और दूसरा है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। तो इसका पहला का ये आंसर हो जाएगा कि इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या बोला गया है कि NTA अध्यक्ष की एक प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त किया जाता है। शिक्षा मंत्री स्वयं नहीं होते हैं। इसका पहला ये हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि शिक्षा मंत्री स्वयं नहीं होते हैं, कि इसमें दो लोग, इसका अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। इसमें क्या होगा, इसका शिक्षा मंत्री क्या होते हैं, शिक्षा मंत्री स्वयं नहीं होते हैं। इसमें बोला कि शिक्षा मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसमें शिक्षा मंत्री स्वयं नहीं होते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के तहत शिक्षा एजुकेशन किस सूची का विषय है। शिक्षा किस विषय का, मेरे ख्याल से ये सी हो जाएगा आंसर, समृद्धि सूची का हो जाएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे राज्य की समृद्धि सूची में डाला गया है शिक्षा का। अगला है टॉपिक है कि विज्ञान परिस्थिति तंत्र FCRA के विज्ञान अनुसंधान पर विदेशी मंत्रालय नियम अधिनियम का प्रभाव। दूसरा है क्यू डेंगा या डेंगू का पहला टीका, भारत में स्वदेशी का पहला डेंगू वैक्सीन। ग्लेशियर झीलों का विस्तार, ग्लोब्स या अरुणाचल प्रदेश के मांगो चू बेसिन की झीलों का विस्तार। एजेंटिक वैश्विक शासन या AI सुरक्षा वैश्विक वैज्ञानिक पैनल की अंतरिम रक्षा। पीटी के क्वेश्चन है, डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में स्वदेशी होने वाला पहला डेंगू टीका है। कि यह केवल उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से डेंगू वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और इसे केवल खुराक में 3 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। इसे पहला केवल एक ही आंसर होगा। इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि पहला सही है कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कि डेंगू भारत में ग्रीन लाइट होने वाला पहला डेंगू टीका है। तीसरा भी सही है क्योंकि 3 महीने के अंतराल पर 0.5 मिली की खुराक के रूप में दी जाती है। दूसरा गलत है क्योंकि इससे पहले डेंगू जोखिम की परवाह किए बिना, यानी बिना प्री वैक्सीनेशन टेस्ट के 4 से 7 दिनों की आयु, 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाता है। इसमें दूसरा क्या बोला गया था कि ये केवल उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से डेंगू की वायरस से संक्रमित है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि पहले से जो डेंगू से प्रभावित उसको नहीं दिया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि डेंगू जोखिम की परवाह किए बिना, यानी बिना प्री वैक्सीन टेस्ट के 4 से 60 वर्ष के आयु के लोगों को दिया जाता है। दूसरा, हाल ही में समाचार में रहे कि मांगो चू बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बेसिन लद्दाख क्षेत्र में स्थिर, जहां ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, और सुहारों या टेक्नोलॉजी के हालिया विश्लेषण के अनुसार यहाँ की ग्लेशियर झीलें या जैसे साइपो झील तेजी से सिकुड़ रही है। तो इसका दूसरा का आंसर ना तो एक है ना तो डी है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं, दोनों कथन गलत है। इसमें क्या बोला है गया कि मांगो चू बेसिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। कि इसके अलावा उपग्रह विश्लेषण से पता चलता है कि यहाँ की ग्लेशियर झीलें जैसे सनापाओ झील जो 2016 के 55.87 हेक्टेयर से बढ़कर 2026 में 88.81 हेक्टेयर हो गए, विस्तारित एक्सपेंड हो रही है, न कि सिकुड़ रही है, जिससे ग्लेशियर लेक या आउटवेस्ट या फ्लड ग्लो का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा है एजेंटिक AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। कि तीसरा का बी हो जाएगा दोस्तों। यह एक स्वायत्त या AI प्रणाली जो सीमित या मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक दुनिया की जटिल कार्यों को पूरा कर सकती है। आइए पढ़ते हैं कि एजेंटिक AI के व्याख्या पढ़ते हैं। AI पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनल की रिपोर्ट के अनुसार एजेंटिक AI के उन प्रणालियों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र एजेंटों के रूप में निर्णय लेने और मानवीय हस्तक्षेप के बिना जटिल वास्तविक कार्य करने में सक्षम है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पहला है कि सामान्य अध्ययन GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आपदा प्रबंधन से है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों का तेजी से हो रहा है विस्तार भारत की बुनियादी ढांचा सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। अरुणाचल प्रदेश के मांगों को चू बेसिन और हालिया घटनाक्रमों के आलोक में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारणों या प्रभाव का सामान्य या उपायों का विवेचना कीजिए। 15,250 शब्द। इसका मॉडल आंसर देखेंगे कि भूमिका बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हिमालय ग्लेशियरों को पिघलने और झीलों के विस्तार को उल्लंघन करे। कि मांगो चू बेसिन की सनापो झील का उदाहरण मुख्य या कॉज इम्पैक्ट कारण ब्लैक कार्बन जमाव या अनियंत्रित हिमनद पीछे हटना, ग्लेशियर रिट्रीट या प्रभाव निचले इलाकों में अचानक बाढ़ या जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर स्ट्रक्चरल फेलर को नुकसान और मानव जटिल की हानि। कि स्वयं उपाय
एनडीएमए के दिशा निर्देशों को उपग्रह आधारित या पारंपरिक चेतावनी प्रणाली, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम या झीलों के पानी को नियंत्रित तरीके से निकालना और कंट्रोलेड बीचिंग और निष्कर्ष सतत विकास और पर्वतीय परिस्थितियों तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यकता है। समान अध्ययन पेपर 3 या पत्र 2 विज्ञान एवं शासन। यद्यपि भारत अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान NRF जैसी पहलों के माध्यम से खुद को एक वैश्विक वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन विदेशी अंशदान या नियमन या अधिनियम FCRA जैसी नियामक बाधाएं इसके अनुसंधान परिस्थितियों की तंत्र के लिए बाधक बनी हुई है। समूलाचनात्मक कीजिए 15 250 शब्द का है। आइए इसका मॉडर्न आंसर पढ़ते हैं कि भूमिका 23 जुलाई 2026 इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि संदर्भ में बताएं कि विज्ञान एक वैश्विक और समावेशी संस्कृति का फलता फूलता है। सकारात्मक पक्षी गवर्नेंस स्टेप का अनुसंधान NRF की स्थापना, वैश्विक रैंकिंग में सुधार और वैज्ञानिक नवाचार के लिए बटा हुआ बजट और चुनौतियां FCR का प्रभाव, FCRA के कड़े नियम, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग, विदेशी अकादमिक फंडिंग और वैश्विक परिस्थितियों के साथ संयुक्त वैज्ञानिक परियोजना के संचालन या प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और आगे की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करते हुए वैज्ञानिक संस्थानों के लिए विदेशी फंडिंग नियमों को सफल बनाना। केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि यह भारत की पहली इंटर बेसिन नदी हस्तांतरण इंटर बेसिन रैपिड ट्रांसफर परियोजना। इस परियोजना के कारण कन्हा राष्ट्रीय उद्यान या कन्हा नेशनल पार्क एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होने की संभावना है। इसका मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र को जल सुरक्षा चिंताएं सुविधा प्रदान करना। इसका आंसर सी हो जाएगा 1 3 कि पहला उत्तर सही है कि दूसरा गलत है, क्योंकि इस परियोजना में कन्हा नहीं बल्कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क का प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होगा। कि आइए आगे बात करते हैं मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 3 पर्यावरण बुनियादी ढांचे नदी जोड़ों परियोजना जहां एक जल तनाव वाले क्षेत्रों में के लिए आर्थिक बदलाव साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर की गंभीर पारिस्थितिक सामाजिक चुनौतियों की खड़ी कर सकती है। केन बेतवा परियोजना के वैश्विक संदर्भ में इस कथन का समूलात्मक कीजिए कि 250 शब्द 15 अंक हैं कि उत्तर की संरचना है कि भूमिका है कि केन बेतवा लिंक परियोजना संक्षिप्त परिचय है कि भारत की पहली नदी जोड़ों परियोजना लागत का उद्देश्य है कि पश्चिम में तक या आर्थिक लाभ, बुंदेलखंड पानी की कमी दूर होना और कृषि उत्पादकता की वृद्धि, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन। विपक्ष में तर्क पर्यावरणीय सामाजिक चुनौतियां, पन्ना वाघ अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व के बड़े हिस्से जलमग्न होना और जैव विविधता नुकसान कि स्थानीय और जनजातीय आबादियों के कड़े पैमाने पर विस्थापन या मुआवजा से जुड़े सामाजिक विरोध जैसे वर्तमान में चल रहे चिंताएं प्रदर्शन करना। नदियों के प्राकृतिक प्रभाव और पारिस्थितिक तंत्र हाइड्रोलॉजी की व्यवधान है। निष्कर्ष है कि प्रभाव या आकलन EIA का कड़ाई से पालन करना और विस्थापित नए संकट पुनर्निर्माण या दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण या अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। कि अगला है कि मुख्य की समाचार की लोग उद्योग सूचकांक के पुनर्गठन इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ओवरऑल की समाचार की मुख्य एनालिसिस है, न्यूज एनालिसिस है कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि भारत के कोर उद्योग और सूचकांक इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ICI में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब बुनियादी उद्योगों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है क्योंकि इसमें लो अयस्क आयरन कोर को शामिल किया गया है। कि वर्तमान की स्थिति कि जून 2026 में नए सूचकांक के आधार पर कोर सेक्टर 5% की वृद्धि दर्ज की गई। भीषण गर्मी और कम बारिश के कारण बिजली उत्पादन में 9.8% की कोयला उत्पादन में 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत कच्चे तेल की कोर ऑयल की प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस के उत्पादन में लगातार गिरावट देखी जा रही। कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल कोर उद्योगिक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि हाल ही में लो अयस्क की आयरन ओर को शामिल करने के बाद कोर उद्योग की कुल संख्या अब तक 9 हो गई है। कि कोर उद्योग की सूचकांक ICI की सबसे अधिक भार या वेटेज उपयुक्त या इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र का है। अत्यधिक कार्य का विभाग IDI के द्वारा ये सूचकांक को मासिक रूप से जारी किया गया है। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा दोस्तों कि इसका क्या बोला है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि कोर उद्योग की संख्या अब तक 9 हो गई है। कि पहला सही सूचकांक में सबसे अधिक भार की रिफाइनरी उत्पादन या रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है, न कि बिजली या कथन। दूसरा गलत है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को तहत या आर्थिक सलाहकार कार्यालय या OE के द्वारा किया जाता है। कथन तीसरा गलत है। कि अगला आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि मेंस के लिए कि क्या है कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता की रणनीतिक सहायता क्या है। आइए इसका न्यूज एनालिसिस इसका पढ़ते हैं कि इसका और मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि यह संपादकीय न्यूज है दोस्तों। समाचार के मुताबिक कि नई दिल्ली में अंतर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान भारतीय अमेरिकी आंतरिक व्यापार समझौता इंडिया यूएस ट्रेड डील की कुछ गतिरोधों के बाद अंतिम रूप से के लेने के करीब है। कि भारत ने अमेरिकी या ट्रेड प्रस्ताव के सामने अपने कृषि और जल उद्योग MSME के हितों की रक्षा के लिए अपने रेड लाइन्स को पार करने से इनकार कर दिया गया है। मजबूती विदेशी मुद्रा भंडार निर्यात को 15% की वृद्धि की अप्रैल जून और 2026 के लिए गोल्डमैन द्वारा भारत की GDP विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% करने से भारत को वैश्विक द्वारा खिलाफ या सौदेबाजी को मजबूत शक्ति मिलेगी। कि GS पेपर 3 या भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्विक व्यापार समझौते हैं की सहायता और दीर्घकालिक आर्थिक हितों का आधारित होने न कि तात्कालिक राजनीतिक सुधारों पर है। कि भारत अमेरिका के बीच हालिया व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में इस कथन में आलोचनात्मक विश्लेषण 250 शब्द 15 अंक की है। इसका मॉडल आंसर देखते हैं कि
कि भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति और हालिया वर्तमान टैरिफ रेट लाइन्स का संक्षिप्त परिचय है। और बॉडी में क्या लिखेंगे कि रणनीतिक सहायता की आवश्यकता। भारत द्वारा कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को अमेरिकी बाजार की प्रतिस्पर्धा से बचाना क्यों जरूरी है? कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मंजूरी नियामत निर्यात में 15% की वृद्धि और 6.8% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को भारत को आर्थिक मोर्चे पर झुकने की रोकती है। और चुनौतियां क्या है कि अमेरिका द्वारा जेनेरिक दवाओं पर लगाई जाने की टैरिफ और भू राजनीतिक दवाओं जैसे रूसी तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध की धमकियां हैं। कि निष्कर्ष क्या है कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए संतुलित और बहुपक्षीय मुक्त व्यवहार समझौता जैसे हालिया भारत यूईएफटीए को और बढ़ाना चाहिए। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि प्लास्टिक मुद्रा नोटों का लाभ, प्लास्टिक करेंसी नोट। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं। कि न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कागज के नोटों को प्लास्टिक या पॉलीमर नोटों से बदलने की दिशा में परीक्षणों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में भेजे जाने के वाले हर 4 नए नोटों को बदले आरबीआई को 3 पुराने नोटों को नष्ट करना पड़ता है। पॉलीमर नोटों की उम्र या लंबी होती है जिससे बार बार नोटों की छपाई और नष्ट करने की लागत कम होती है। कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पॉलीमर या प्लास्टिक मुद्रा नोटों को अपनाने की संभावित की लाभों को संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला कि प्लास्टिक नोटों की जीवन अवधि या कागजों के नोटों की तुलना में लगभग 2 गुने से अधिक होती है। कि दूसरा है कि जाली मुद्रा या काउंटरफेट करेंसी के प्रचलन को रोकने में अधिक प्रभावी होती है। कि तीसरा है कि पर्यावरण दृष्टि से पॉलीमर नोटों को रियल कल या करना पूरी तरह से असंभव है। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा दोस्तों। प्लास्टिक नोटों की जीवन अवधि कागज के नोटों की तुलना में लगभग 2 गुनी अधिक होगी और जालसी मुद्रा या काउंटरफेट करेंसी के प्रचलन को रोकने की अधिक प्रभावित होती है। कि आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कि पॉलीमर नोट या अधिक टिकाऊ होने के इनमें से अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं जिससे जाली या नोट या बनाना या कठिन होता है। या पहला और दूसरा सही है। पॉलीमर नोटों को उनके अनेक या जीवन काल के अंत में या अन्य प्लास्टिक या उत्पादों या रियल काल या रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए तीसरा गलत है। कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि संसदीय या कार्यवाही या गतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों विचार कीजिए। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की 85 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित या एडजॉर्नमेंट या सैंड डाइक को शक्ति देता है। को जब संसद का कोई या सदन स्थगित या एडजॉर्न होता है तो सदन के सदस्य लंबित या सभी विधेयक बिल समाप्त या लैप्स हो जाती है। तो इसका आंसर दोनों में से कोई नहीं होगा दोस्तों। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कि इसमें क्या बोला गया कि पहला गलत है क्योंकि सदन को स्थगित या निश्चित काल के लिए स्थगित या एडजॉर्नमेंट सैंड डाइक करने की शक्ति संबंधित सदन में पीठासीन या अधिकारियों या अध्यक्ष संभावित के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं। और राष्ट्रपति तंत्र का 17वां या प्रोग्रेशन या लोकसभा का विघटन या डिसोल्यूशन करते हैं। दूसरा भी गलत है क्योंकि केवल सदन के विघटन डिसोल्यूशन पर ही कुछ विशेष परिस्थितियों में भी विधेयक समाप्त होते हैं। जो साधारण या स्थगत या एडजॉर्नमेंट या 17वां या प्रोग्रेशन के संदर्भ में लंबित विधेयक पर कई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार या विकासित विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान या बुनियादी ढांचे संरचना और संसदीय कामकाज की गतिरोध। संसद में लगातार होने वाले व्यवधान या गतिरोध या भारतीय संसदीय लोकतंत्र के विधायी या नीति निर्माण कार्यों को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। हालिया घटनाक्रमों के आरोप में इस कथन पर परीक्षण कीजिए कि संसदीय गतिरोध को दूर करने में उपाय या सुझाव 250-15 किया। इसका मॉडल आइए पढ़ते हैं। कि हालिया में 23 जुलाई 2026 को संसद की मानसून सत्र में विभिन्न जनहित मुद्दों के पेपर लीक के समता पर विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद की कार्रवाई लगातार बाधित है। कि बॉडी में संसदीय गतिरोध का प्रभाव। कि विधायी या कार्यभार या पूर्ण रूप से विधेयकों पर बिना उचित चर्चा पर बहस पारित होना या लटके रहना। वित्तीय नुकसान संसद के चलाने के लगने वाले सार्वजनिक धन की बर्बादी और कार्यपालिका की जवाबी में कमी। प्रश्नकाल या बाधित होने से मंत्रियों के सीधे सवाल पूछने का अवसर खो देती है। जनता के विश्वास में कमी। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के प्रति नागरिक को भरोसा कम होना। और मुख्य भाग क्या है कि गतिरोध के मुख्य कारण विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय और मंच न मिलना और रचनात्मक चर्चा के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए व्यवधान को समाधान बनाना और पीठासीन अधिकारियों द्वारा कड़े नियमों की कड़ाई पालन न होना। और सुधार के उपाय क्या है कि विपक्ष के दिन की व्यवस्था शुरू करना जैसे यूके की संसद में होता है, जहां विपक्ष एजेंडा तय करे और व्यवधान डालने के वाले संसाधनों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। और संसदीय समितियां को मजबूत करना ताकि विधेयकों की गहन जांच हो सके। और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना। निष्कर्ष एक जीवन लोकतंत्र के लिए चर्चा सहमति। पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन तकनीकी। ब्लॉकचेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कि पहला है एक केंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइजेशन और वित्तीय बही खाचा या डिस्ट्रीब्यूट लेड तकनीक है जिसमें डेटा को बदलना नहीं जा सकता। आंध्र प्रदेश भारत के ऐसा राज्य बन गया है जिसे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली को लागू किया है। तीसरा है कि ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में अपने से पहले वाले ब्लॉक को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश शामिल होता है। कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सभी सही है, तीनों सही है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कि ब्लॉकचेन अपरिवर्तनीय वितरणीय वही खाता है जो हाल ही में आंध्र प्रदेश के सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को धोखाधड़ी रोकने के लिए इसे अपनाना। इसके प्रत्येक ब्लॉकचेन में सुरक्षा के लिए पिछले ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफिक लिंक हैश होता है। तीनों सही है।
कि जीएस पेपर 3 सूचना प्रौद्योगिकी ई गवर्नेंस ब्लॉकचेन तकनीकी पारंपरिक प्रशासनिक प्रणालियों में से पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। शासन व्यवस्था गवर्नेंस और भूमि सुधारों में इसके अनुप्रयोग की उदाहरण सहित समीक्षा की जो 150वां दशक है कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीय डिसेंट्रलाइजेशन अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल वही खाता या लेगेटर है जो डेटा से छेड़छाड़ को असंभव बनाती है और पारंपरिक प्रशासनिक प्रणालियों और पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह क्रांतिकारी उपकरण है। और शासन व्यवस्था गवर्नेंस में अनुप्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस खाद्यान्न वितरण की रियल टाइम ट्रैकिंग कर लीकेज और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। उदाहरण कुछ राज्यों में यह राशन वितरण को पैलेट प्रोजेक्ट्स डिजिटल पहचान के ऊपर या प्रमाण पत्र या फर्जी दस्तावेजों पर रोक। उदाहरण महाराष्ट्र में ब्लॉकचेन आधारित शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करना और पारदर्शी मतदान या मतदान डेटा को सुरक्षित खबर रखकर चुनावी धोखाधड़ी को रोकना। और भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म अपरिवर्तन भूमि रिकॉर्ड भूमि स्वामित्व के डेटा को ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रखने से रिकॉर्ड में अवैध बदलाव असंभव हो जाता है। विवादों में कमी स्पष्ट और प्रमाणिक डिजिटल स्वामित्व में मुकदमों में भारी कमी आती है। उदाहरण कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश द्वारा भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भूमि का खरीद बिक्री में बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और सीधे स्वामित्व ट्रांसफर होता है। निष्कर्ष यद्यपि किसानों या बुनियादी ढांचों डिजिटल साक्षरता की चुनौती फिर भी ब्लॉकचेन तकनीकी न्यूनतम सरकार को अधिकतम शासन या मिनिमम गवर्नेंस से मैक्सिमम गवर्नमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में है कि किसी भी केंद्र का शुद्ध या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट एफडीआई का ऋणात्मक हो जाता है। देश से बाहर जाने वाले निवेश या आउटफ्लो देश में आने वाले निवेश इनफ्लो का अधिक हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में विदेशी निवेश के आंकड़ों को नियमित रूप से जारी करता है। इसका दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि द हिंदू से रिपोर्ट के अनुसार भारत का शुद्ध एफडीआई ऋणात्मक रहा है क्योंकि आवक या इनफ्लो की तुलना में यह जावक आउटफ्लो $74 बिलियन अधिक था। डेटा आरबीआई द्वारा ही जारी किया गया है। पीएलएफ या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफ के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारत में गैर कृषि क्षेत्र में कार्यबल एक बड़ा हिस्सा 70% अधिक आज भी अनौपचारिक इनफॉर्मल रोजगार में संलग्न है। कि यह सर्वेक्षण नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा कि पीएलएफ की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 73.1% गैर कृषि श्रमिक अनौपचारिक उद्योगों में है। हालिया सर्वे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ को द्वारा जारी किया जाता है, नीति उद्योग द्वारा नहीं। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है मेंस के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापार हाल ही अमेरिका द्वारा जेनेरिक दवाओं पर लगाई जाने वाले भारी प्रशुल्क टैरिफ की घोषणा में भारतीय भेषज या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी गई। इस कदम के आलोक में भारतीय फार्मा निर्यात पर पड़ने वाले प्रभावों को विश्लेषण कीजिए और भारत के पास उपलब्ध नीतिगत प्रयासों पर चर्चा कीजिए। 250 सब 15 की हैं कि भारत की भूमिका वैश्विक बाजार में भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत अपने कुल जेनेरिक दवाओं के निर्यात एक तिहाई से अधिक हिस्सा अकेले अमेरिका को भेजता है। और नकारात्मक प्रभाव अगस्त 2028 से 100% बाद में 200% टैरिफ लगाने से भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएगी। इससे भारतीय कंपनियों में राजस्व और लाभ मार्जिन में भारी गिरावट आ सकती है। और भारतीय फार्मा क्षेत्र में के पास विकल्प हैं कि निर्यात गंतव्यों को विविधीकरण जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोपीय देशों में पेट बढ़ावा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के लिए पीएलआई योजना सुदृढ़ीकरण करना, अमेरिकी धरती पर ही स्थानीय विनिर्माण इकाओं या लोकल फैसिलिटी का स्थापना करना। कि मुख्य मुद्दा है कि संसदीय विशेषाधिकार सुप्रीम ऑफ एमपीआई की चर्चा में क्यों हालिया में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के एक मुख्य प्रमुख सांसद कल्याण बनर्जी के विशेष सत्र के लोकसभा में निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 105 की संसाधनों को विशेषाधिकार और सशक्तिकरण, लोकसभा नियम 374 इस सदन के सुचारू संचालन में बाधा डालने या पीठासीन अधिकारी की अवहेलना करने को संसाधनों को निबंधित करने का अधिकार अध्यक्ष स्पीकर को देता है। मुख्य चिंताएं विपक्ष का आरोप है कि बार-बार निलंबन से रचनात्मक बहस या कॉन्ट्रोडिक्ट डिबेट की गुंजाइश कम होती जा रही है, जो संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि लोकसभा में किसी सदस्य के निलंबन सस्पेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि इसमें पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अधिकतम पूरे सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर सकता है। कि अध्यक्ष स्वयं किसी सदस्य को सीधे निलंबित नहीं कर सकता है। इसके लिए सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया अनिवार्य है, अधिनियम 374 एक के अपवाद को छोड़कर। इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है दोस्तों। इसका आंसर पहला दूसरा हो जाएगा। भारत के सांसदों को निलंबन की समय सीमा स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। इसमें क्या बोला है, निलंबन की प्रक्रिया समय सीमा सदन की नियमावली या रूल ऑफ बिजनेस में दी गई है। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस संसदीय अनुशासन बनाए रखने के लिए या संसद की ये कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को निलंबन अंतिम उपाय या होना चाहिए, न कि राजनीतिक मतभेदों को दबाने की। इस कथन का समालोचनात्मक भारतीय संसद को निलंबन के नियमों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, इसके प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 सब 15 अंक की है। आइए पढ़ते इसका मॉडल आंसर। भारतीय संसद में सदस्यों की निलंबन संसदीय मर्यादा बनाए रखने के लिए असाधारण शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग लोकतांत्रिक चर्चा को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। निलंबन से जुड़े संवैधानिक और कानूनी नियम कि संसद का आंतरिक अधिकार या भारतीय संविधान अनुच्छेद 118 के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य
संचालन को विनियमित करने की नियम बनाने की शक्ति देता है कि लोकसभा के नियम 373 अध्यक्ष किसी सदस्य को घोर या अव्यवस्था फैलाने पर उस दिन के लिए सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। नियम 374 यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के प्राधिकरण की अवहेलना करता है तो कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसे पूरी सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया जा सकता है। नियम 374 वर्ष 2001 में जोड़ा गया है कि गंभीर उल्लंघन की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने पर सदस्य 5 बैठक सत्र का शेष भाग के लिए निलंबित हो जाता है। इसमें सदन के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है कि राज्यसभा नियम 255 सभापति किसी सदस्य को उस दिन की बैठक से बाहर जाने का निर्देश दे सकती है। नियम 256 सभापति सदस्य को नाम निर्देशित करते हैं जिसके बाद सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित करके उसे सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा सभापति के पास नियम 374 के स्वतः निलंबन की शक्ति नहीं है। निलंबन का लोकतांत्रिक मूल्यांकन का प्रभाव या समालोचनात्मक विश्लेषण की सकारात्मक प्रभाव या मर्यादा या सुचारू संचालन के लिए संसद या उत्पादकता या संसाधनों को रोकर महत्वपूर्ण विधेयकों या राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का समय बचाता है और मर्यादा की रक्षा सदन की गरिमा और आसान के समान और आचार संहिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नकारात्मक प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात या विपक्षी की आवाज दबाने ठोक या मास निलंबन को यह संदेश देता है कि यह राजनीतिक मतभेदों और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार को दबाने का उपकरण बन गया है। प्रतिनिधित्व का अभाव जब किसी सांसद के निलंबन किया जाता है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र का लाखों नागरिकों की आवाज संसद में अनसुनी रह जाती है। एक तरफा बहस विपक्ष की अनुपस्थिति में बिना किसी ठोस चर्चा बहस या जवाबदेही के महत्वपूर्ण कानूनी जवाबदेही में पारित किए जाते हैं। विमर्शकारी लोकतांत्रिक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है कि आगे की राह कि अंतिम उपाय या अल्टी में रेशियो के निलंबन के प्रयोग केवल होना चाहिए। उस बातचीत या चेतावनी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं कि अध्यक्ष का तटस्थ भूमिका लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को राजनीतिक दलीय हितों के ऊपर पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और संवाद और संवर्धनशील बैठक गतिरोध सुलझाने के लिए निलंबन के बजाय सरकार को विपक्षी के अनौपचारिक संवाद के सदस्यों के अनुशासन या समिति को भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और संसद के केवल कानून बनाने की संस्था नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं और संतोष को व्यक्त करने का मंच संसदीय अनुशासन बनाए रखने की जितना जरूरी हो उतना ही जरूरी और समिति अधिकार समान रखना चाहिए। इसलिए निलंबन यह केवल सुचारू कार्रवाई का अंतिम उपाय नहीं होना चाहिए, न कि राजनीतिक मतभेदों को शांत के जरिए होना चाहिए। कि मुद्दा दूसरा है केंद्रीय राज्य द्वारा सीमावर्ती राज्यों के या प्रशासन फेडरलिज्म जम्मू कश्मीर की चर्चा में क्यों है कि जम्मू कश्मीर पूर्व राज्य की दर्जा फुल स्टेटमेंट की बहाल करने में बात तेज कहीं संवैधानिक ढांचा अनुच्छेद 3 किसी राज्य की सीमाओं या नाम दर्ज करने बदलना अधिकार देता है। सहकारी या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सीमावर्ती क्षेत्रों को निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों को उपकरण कम करने की सुरक्षा मजबूत का आवश्यक है कि शासन के द्वारा किसी सीमावर्ती क्षेत्र को राजनीतिक उपेक्षित रखने से बाहर नागरिकों को अलगाव की भावना एलियंस की नकारी हो सकती है। क्रिटिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस है नागरिकों के संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश यूटी को पूर्ण राज्य दर्जा देने की शक्ति इसका आंसर बी हो जाएगा भारत के संसद को है। की व्याख्या पढ़ते हैं कि अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाकर राज्य का गठन करने या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य को दर्जा देने का अधिकार। मेंस की क्वेश्चन संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने और स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और राष्ट्रीय सुरक्षा बाहरी प्रकृति जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ को संघीय संरचना फेडरलिज्म एक्सटर के सिद्धांतों को प्राथमिकता या विवेचना कीजिए। 150 दशक की उत्तर या मॉडल आंसर देते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय शासन जनता के राष्ट्रीय बीच जुड़ने के माध्यम बनाता है जो बाहरी खतरों के खिलाफ सबसे मजबूती सुरक्षा कवच है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में की मुख्य धारा है कि स्थानीय निकाय चुनाव पंचायती निकाय आवागमन या नैरेटिव को कम करने से स्थानीय आवाजाही को लोकतांत्रिक या मुख्य धारा से सीधे जोड़ते हैं और असंतोष में कमी जमीनी स्तर पर बिचली सड़क या जमपानी जैसे बुनियादी ढांचों सुविधा को त्वरित विकास से प्रशासन के लिए प्रति जनता के विश्वसनीयता बढ़ाता है और इससे आंतरिक अशांति कम होती है और खुफिया नेटवर्क सुदृढ़ होता है और स्थानीय नागरिक ये चुनी गई सरकारों के माध्यम से सशक्त मजबूत करते हैं जो राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को घुसपैठ या सूचना या सुरक्षा बलों की सीधे सजा करने में अधिक तत्पर होते हैं। आधिकारिक जम्मू कश्मीर जिला के विशेषतः डीडीसी के इस घटना को दिल्ली में श्रीनगर बजाय के सीधे असर लेने की शक्ति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा आधारित जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाली करने विकेंद्रीकरण शहरीकरण जैसे पाकिस्तान परियोजना के खिलाफ ये राष्ट्रीय सुरक्षा को पंक्ति के रूप में काम करती है। मुद्दा तीसरा है कि विरोध का अधिकार बनाम कानूनी व्यवस्था राइट टू प्रोटेक्ट चर्चा में क्यों कि जंतर मंत्र छात्र संगठनों पेपर लिख इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। इसके बारे में थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।